Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all are fine. This is Anam Sabha working as visiting lecturer in Psychology Department of Institute of Southern Punjab, Multan. This is our 15th lecture of 15th week. The subject I am going to teach you is Economics, Department Psychology, Class BA Psychology first semester. Recommended book for this subject is Principle of Economics, third edition by Devega, Vijay Salam and Karunakaran Madvan. Contents to be covered in this lecture is consumption, attributes of saving, average propensity to save and marginal propensity to save, and the last kinds of savings. Firstly, we discuss about determinants of national income. There are three determinants of national income: consumption, saving, and investment. Firstly, we discuss about consumption. Generally speaking, the amount of money which is spent on consuming goods at a given level of income is known as consumption. यानी कि consumption basically हमारे पास होता है इनकम का वो पार्ट होता है जो हम गुड्स पे या सर्विसेज पे खर्च कर देते हैं। अब देखें, लेट्स सपोज अगर किसी की इनकम है 40,000, तो उसमें से ये आपने 30,000 परचेज की, अपने बेसिक नीड्स आपने पूरी की, उसमें शॉपिंग की, तो वो कंप्लीट चीज आपकी क्या हो जाएगी, कंजम्पशन में आ जाएगी। कंजम्पशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल इट इंक्लूड्स लॉन्गर लास्टिंग गुड्स, यानी कि अगर हम ड्यूरेबल की बात करें तो हम ये कहते हैं डज नॉट क्विकली वेयर आउट, लॉन्ग टाइम के लिए होता है ये, और एक्सपायर टाइम पीरियड इज वेरी लॉन्ग। लाइक हम इसकी इस तरह से भी कह सकते हैं कि ड्यूरेबल गुड हमारे वो गुड्स होते हैं जिनका जो एक्सपायरेशन टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उसको हम 10 ईयर्स तक भी चला सकते हैं, 5 ईयर तक भी हमारे यूज में आ सकती है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग यूज है उसका। इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम गाड़ी की एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं कि एक गाड़ी मैक्सिमम भी हम उसका यूज करें तो 5 ईयर तक वो आराम से चलती है। इसी तरह से अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल भी एक ऐसी चीज है जो कि लॉन्ग लास्टिंग के लिए हमारे पास यूज होता है। नॉन ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड अगर हम देखें तो इसमें होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, और इसकी जो एक्सपायरेशन टाइम पीरियड होता है वो भी बहुत शॉर्ट होता है, यानी कि ये जल्दी एक्सपायर होने वाली चीजें होती हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड में हमारे पास पर्शिबल गुड्स भी आ सकते हैं, सी फूड्स हो सकती है, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास होती हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, ऐसे गुड्स जिन्हें हम ज्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम इक्वेशन देखें तो C इज इक्वल टू वाई माइनस एस। यहाँ पे अगर हम C को देखें तो C हमारे पास कंजम्पशन होती है, Y हमारे पास इनकम है, और S हमारे पास सेविंग है। यानी कि कंजम्पशन हमारे पास वो पार्ट होता है इनकम का जो हमने क्या किया, कंज्यूम किया। अब Y माइनस C अगर हम यहाँ पे देखें तो इनकम में से अगर हम सेविंग, यानी कि अगर आपकी इनकम है 5,000 रुपीज तो उसमें से आपने सेव किए 2,000 रुपीज, तो रिमेनिंग जो आपकी 3,000 अमाउंट होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, कंजम्पशन होगी। कंजम्पशन फंक्शन एंड परपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पे हमने वर्ड यूज किए परपेंसिटी टू कंज्यूम। तो परपेंसिटी टू कंज्यूम से मुराद है यानी कि किसी भी पर्सन की इनकम कितनी है और उसमें से कितना पार्ट उसने कंज्यूम कर दी है। अब देखें, इस तरह से नहीं होता है कि हर किसी की परपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल हो, हर पर्सन की परपेंसिटी टू कंज्यूम दूसरे पर्सन से डिफरेंट होती है। अब देखिए, अगर किसी की इनकम बहुत ज्यादा है तो उसकी जो परपेंसिटी टू कंज्यूम होगी वो ज्यादा हो सकती है, अगर किसी की इनकम कम है तो वो कम हो सकती है, यानी कि ये इनकम पे डिपेंड करता है। अब देखें, अगर कोई शख्स बहुत रिच है तो उसकी जो सेविंग है वो ज्यादा हो सकती है, उसने कंज्यूम कम वो कर सकता है, या कंज्यूम वो ज्यादा कर सकता है कि उसने ऑलरेडी काफी इनकम सेव की हुई है तो वो उसमें से भी कंज्यूम कर सकता है। और अगर कोई पुअर पर्सन है तो वो उसकी जितनी भी इनकम होती है उसने उतनी को क्या कर दिया है, कंज्यूम कर दिया, उसमें से उसकी सेविंग कुछ भी नहीं होगी। अगर हम इसको इस तरह से देखें, स्केड्यूल आर अ कर्व दैट शो द रिलेशनशिप ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू डिस्पोजेबल इनकम एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम। अब देखिए, यहाँ हमने दो वर्ड यूज किए हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और डिस्पोजेबल इनकम। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे क्या होंगे कि जितने भी अखराजात होते हैं, यानी कि जितनी भी हमने चीजें परचेज की हैं वो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा।
और डिस्पोजेबल इनकम हमारी वो इनकम होती है जब हम पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें, तो जो हमारी रिमेनिंग इनकम होती है वो डिस्पोजेबल इनकम होती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड consumption function because it also shows the functional relationship between income and consumption. इसे हम propensity to consume के साथ साथ consumption function भी कहते हैं, क्योंकि इसके जरिए से हमें इनकम का और कंजम्पशन का रिलेशनशिप पता चलता है. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि सी हमारे पास क्या है, फंक्शन है इनकम का, कि कितनी हमारी इनकम थी, उसमें से कितना पार्ट हमने क्या किया, कंज्यूम किया है. इनकम हमारे पास इंडिपेंडेंट है और कंजम्पशन हमारे पास क्या है, डिपेंड करती है हमारी इनकम पे. अब इसका अगर हम रिलेशनशिप देखें, तो according to the James Keynes, consumption function show the level of consumption at each level of income. It shows that when income increases, consumption expenditure also increases and vice versa. अब देखें यहाँ हमने बात की है इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस. इनकम जैसे जैसे किसी भी इंसान की बढ़ती है, या इसकी ये देखें, लेट्स सपोज किसी इंसान किसी अगर हम पर्सन की बात करें, उसकी इनकम पहले 5000 थी, तो उसकी इनकम 5000 से बढ़ के 7000 हो गई है, तो ऑटोमेटिकली जो उसकी कंजम्पशन है वो पहले से बढ़ जाएगी, 3000 से वो 5000 पे चली जाएगी. क्योंकि देखिए हम इसकी अगर डेली लाइफ में भी एग्जांपल देखें, तो हमारा ये एक मतलब ये एक बहुत ही जनरल सी चीज है कि जब भी किसी इंसान आदमी की इनकम बढ़ेगी, तो वो पहले से क्या करेगा, अपनी कंजम्पशन को बढ़ा देगा. क्योंकि पहले लाइक अगर हम मार्केट में जाते हैं, पहले अगर हम कोई चीज खरीदने लगे, तो हमारे पास इतनी इनकम नहीं होती कि हम उसको परचेज कर सकें. तो जब हमारी इनकम बढ़ेगी, तो हमारे पास इतनी हमारी विलिंग टू हमारे पास पावर होगी कि हम उस चीज को जाके परचेज कर सके, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी कंजम्पशन है वो पहले से बढ़ जाएगी. नो वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल. यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम्स दिए गए हैं. फर्स्ट कॉलम में हमारे पास इनकम है एंड सेकंड में हमारे पास कंजम्पशन है. यहाँ पे जो वाई है ये इनकम को शो कर रहा है और सी हमारे पास कंजम्पशन को. और फर्स्ट अगर हम देखें तो हमारी इनकम 0 है, लेकिन हमारी जो कंजम्पशन है वो 30 पे है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारी इनकम 30 है और जो हमारी कंजम्पशन है वो 50 है. देखिए कंजम्पशन जैसे हमारी इनकम बढ़ी, हमने कंजम्पशन भी पहले से क्या की है, अपनी बढ़ा दी है. फिर हमारी इनकम 30 से 60 पे आ गई, तो कंजम्पशन भी देखिए 50 से 70 पे. यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी, हमारी जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ती चली जाएगी. अब अगर हम चेंज को देखें, तो हमारे इनकम में चेंज आ रहा है 30 का, और हमारी जो कंजम्पशन है उसमें चेंज आ रहा है 20 का. यानी कि इनकम इज ग्रेटर देन चेंज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन इज लेस देन इनकम. यहाँ पे जो इनकम का चेंज है वो ज्यादा आ रहा है और जो कंजम्पशन का चेंज है वो लेस है. इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन द इंक्रीज इन इनकम. नो ग्राफिकली अगर हम देखें, तो ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें, तो हमारे पास नेशनल इनकम गिविंग है और वाई एक्सिस पे हमारी कंजम्पशन है. और ये जो हमारे पास कर्व है, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है, ये हमारा कंजम्पशन का कर्व है. स्टार्ट में हमारी इनकम 30% पे 30 थी, तो हमारी जो कंजम्पशन हो रही थी, कंजम्पशन हमारी 30 थी और इनकम हमारी 0 थी. और उसके बाद हमने क्या किया, हमारी जो इनकम थी वो 30 पे चली गई, यानी कि यहाँ पे हमारी इनकम आ गई और हमारी जो कंजम्पशन थी वो 50 पे थी. इतना चेंज आया. फिर हमारी इनकम 60 पे चली गई और हमारी जो कंजम्पशन है वो 70 पे. और इसी तरह से जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी, जो हमारी कंजम्पशन भी है वो पहले से ज्यादा हो जाएगी और हमारा जो कर्व है वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. Attributes of consumption function. Consumption function has two properties which are as follows: average propensity to consume and marginal propensity to consume. Firstly, we discuss average propensity to consume. Average propensity to consume को simply हम APC भी कहते हैं. Average propensity to consume is the percentage of consumption expenditure to disposable income at any level of income. यानी कि propensity to consume की तो हमने बात की थी कि कितनी हमारी इनकम है और उसमें से कितने परसेंट हमने कंज्यूम कर दिया. अब एवरेज का क्या मतलब होता है कि हमने उसमें से एवरेज निकालनी है
कि हमारी इनकम कितनी थी और कितना हमने उसमें से कंज्यूम कर दिया। जब वो हम उसको डिवाइड करेंगे कंजम्पशन को इनकम पे, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज निकल जाएगी। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड शेप्रो, एवरेज propensity to consume is the ratio of consumption to income for different level of income. Mathematically, we see that APC equal to C divided by income, Y. अब यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रॉम द स्केड्यूल गिवन इन प्रीवियस स्लाइड वी कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज propensity to consume. When income is 30, consumption expenditure is 50. तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी इनकम कितनी थी 30 और हमारी जो कंजम्पशन थी वो 50 थी। अब हमने क्या करना है, कंजम्पशन को डिवाइड करना है इनकम पे। 50 डिवाइडेड बाय 30 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1.66, यानी कि हमारी जो एवरेज propensity टू कंज्यूम है वो क्या है, 1.66 है। इसी तरह से जब हम 70 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी जो एवरेज propensity टू कंज्यूम है वो 1.16 यानी कि पहले से कम हो जाएगी। देन हम जब 90 को 90 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी जो एवरेज propensity टू कंज्यूम है वो मजीद क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी, 1 पे आ जाएगी। इसी तरह जैसे जैसे हम इनकम को कंजम्पशन को इनकम पे डिवाइड करते चले जाएंगे, जो हमारी एवरेज propensity टू कंज्यूम है वो पहले से कम होती चली जाएगी, यानी कि डिक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट है मार्जिनल propensity टू कंज्यूम। मार्जिनल propensity टू कंज्यूम को हम MPC भी कहते हैं। मार्जिनल का क्या मतलब होता है, चेंज या किसी भी में एडिशनल, जब एडिशन हम लेते हैं। मार्जिनल propensity टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू अ चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि कितने परसेंट हमारी इनकम चेंज हुई है और उसकी उसी लिहाज से हमने कितनी अपनी कंजम्पशन को चेंज की है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी इंसान की, किसी आदमी की जब इनकम 5000 से 7000 पे चली जाती है तो पहले अगर उसकी कंजम्पशन 3000 थी तो उसकी कंजम्पशन पहले से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 5000 पे चली जाएगी। तो वो जो चेंज आएगा उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल propensity टू कंज्यूम कहते हैं। ग्राफिकली हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हम ये जो हमने ग्राफ है ये टेबल से ही ड्रा किया है, जो प्रीवियस मैंने स्लाइड में आपको टेबल एक शो करवाया था। अब देखें, स्टार्ट में ये जो हमारे पास कर्व है ये हमारे पास कंजम्पशन का कर्व है। एक्स एक्सिस पे सेम नेशनल इनकम गिवन है और वाई एक्सिस पे हमारी कंजम्पशन गिवन है। फर्स्टली हमने देखा था हमारी जो इनकम थी वो 0 पे थी और हमारी जो कंजम्पशन थी वो 30 थी, और जैसे हमारी इनकम बढ़ के 30 पे आई हमारी कंजम्पशन 50 पे चली गई थी। इसी तरह से हमने कंजम्पशन को जैसे इनकम को जैसे जैसे बढ़ाया हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती चली गई। फिर एक पॉइंट आता है, हमारी जो इनकम थी वो 210 पे थी और हमारी जो कंजम्पशन थी वो 170 पे थी। इनकम में चेंज आया 210 से 240 का और जो हमारी कंजम्पशन थी वो चेंज होके 190 पे चली गई। अब देखिए ये इतने का हमारे पास क्या है, ये चेंज हमारा क्या कहलाएगा, मार्जिनल propensity टू चेंज कहलाता है। सपोज दैट इनकम इंक्रीजेस from 210 to 240 and consumption increases from 170 rupees to 190, marginal propensity to consume will be 0.67। जो हमारी मार्जिनल propensity, अगर हम इसके मार्जिनल propensity निकालें यानी कि इसमें चेंज आया, देखें आप यहाँ पे कंजम्पशन में जो चेंज आया है वो 20 का आया है और इनकम में जो चेंज आया है वो 30 का। जब हम 20 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल propensity टू मार्जिनल propensity टू कंज्यूम हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे सी है, ये मिस्टेकनली यहाँ पे एस ड्रा हो गया, टाइप हो गया मुझसे। यहाँ पे अगर हम स्केड्यूल में देखें तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास इनकम गिविंग है। सेम ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड में टेबल जो मैंने आपको बताई थी ये वही टेबल है, इसको कम्प्लीटली यहाँ पे ड्रा किया गया है। नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास कंजम्पशन गिविंग है, ये एवरेज propensity टू कंज्यूम एंड देन मार्जिनल propensity टू कंज्यूम। इनकम सेम हमारे पास स्टार्ट में 0 थी, कंजम्पशन हमारी 30 थी, तो हमारी इनकम पहले से बढ़ गई 30 पे आ गई और जो हमारी कंजम्पशन थी वो 50 पे हो गई। और जो हमारी एवरेज propensity टू कंज्यूम यानी कि सी कंजम्पशन को जब हमने इनकम पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 1.66 आ गए। देन हमने क्या किया, 70 को जब 60 पे डिवाइड किए तो ये 1.16 आ गए। देन 90 को 90 पे डिवाइड किया तो
देन हमने 110 को 120 पे डिवाइड किया 0.92, देन 130 को 150 पे डिवाइड किया 0.87 आ गया। इसी तरह से जैसे जैसे हम कंजम्पशन को इनकम पे डिवाइड करते चले जाएंगे हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आता चले जाएगा। देन हम देखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के लिए हमने क्या करना है, चेंज देखना है कितने परसेंट चेंज आया इन कंजम्पशन में, और वो चेंज किसकी वजह से था, हमारे चेंज इन इनकम की वजह से था। अब यहाँ पे देखें, स्टार्ट में हमारे पास ये कितनी है 50 है, और यहाँ पे 30। यहाँ पे 30 को हम देखते हैं तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनकम 0 है तो यहाँ पे कोई हम चेंज शो नहीं करेंगे। अब ये देखें 50 से 70 में हम देखें तो चेंज आया 20 का। सेम इसी तरह से 30 से जब हम 60 की बात करते हैं तो चेंज आया 30 का। जब हमने 20 को 30 पे डिवाइड किया है तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.67। अब यहाँ पे देखें, जितनी भी यहाँ पे कंजम्पशन गिविंग है सब में जो चेंज है वो 20 का चेंज है। सेम इसी तरह से जब हम इनकम में देखते हैं तो तमाम वैल्यूज में जो चेंज है वो 30 का चेंज है। जैसे जैसे हम डिवाइड करते चले जाएंगे हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आता चला जाएगा, क्योंकि चेंज इक्वल है तो यहाँ पे जो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो रिमेन द सेम, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आया है। सो this schedule show that as income increases, average propensity to consume decreases and marginal propensity to consume remain the same. We can also explain it with the help of graph. यहाँ पे देखिए हमारे पास ग्राफ गिवन है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारे पास नेशनल इनकम है एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास कंजम्पशन गिविंग है। सेम ये वही ग्राफ है जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो कर्व है ये एक्सपेंडिचर का है, और ये जो हमारे पास है कंजम्पशन का। यानी कि देखिए इन दिस ग्राफ E is equal to Y is the 45 degree line. At any point on the line, income is exactly equal to expenditure. यहाँ पे हमारी जितनी भी इनकम है वो हमारे एक्सपेंडिचर के इक्वल है, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है एक्सपेंडिचर भी हमारे बढ़ रहे हैं। इनकम कंजम्पशन स्केड्यूल सी कर्व शो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि ये जो कर्व है हमारे पास सी का, ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का है कि किसी पर्सन की कितनी इनकम है और उसमें से कितनी उसने कंज्यूम कर दी है। बिफोर पॉइंट डी, अगर हम इस पॉइंट से पहले देखें तो यहाँ पे जो हमारी कंजम्पशन है ये हमारी इनकम से ज्यादा है। अब देखिए कंज्यूम हम ज्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारी ये इस पॉइंट पे हमारी अगर सेविंग देखे तो कोई सेविंग नहीं है, क्योंकि देखिए एक पर्सन की इनकम से जब उसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली ये चीज तो क्लियर है ना कि वो कुछ सेव नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपनी इनकम से भी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें डी पॉइंट पे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हमारी जो कंजम्पशन होती है वो इनकम के बिल्कुल इक्वल होती है। फिर यहाँ से अगर हम ऊपर देखें, ये जो कर्व हमारे पास जा रहा है कंजम्पशन इज इक्वल टू नो सेविंग है, डिसेविंग भी कहते हैं इस पॉइंट पे। अच्छा, फ्रॉम पॉइंट डी ऑनवर्ड इनकम कंजम्पशन स्केड्यूल इज बिलो द 45 डिग्री लाइन। अब ये जो हमारे पास प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कर्व है ये हमारे इनकम के कर्व से नीचे है। यानी कि इस पॉइंट ये जो लाइन जा रही है डी से अपवर्ड जो है, तो यहाँ पे हमारी इनकम ज्यादा है लेकिन हमारी कंजम्पशन क्या है पहले से कम है, यानी कि इस पॉइंट पे हम थोड़ा बहुत सेव कर रहे हैं। Kinds of consumption, there are two kinds of consumption: autonomous consumption, induced consumption। autonomous consumption को हम सी नॉट भी कहते हैं। यहाँ पे ये क्या होती है, फिक्स होती है कंजम्पशन हमारी, और induced consumption को हम सी वाई कहते हैं। सी तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो होती है सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई। Firstly, we discuss autonomous consumption. Autonomous consumption is the consumption which is not related with the income level। यानी कि autonomous consumption हमारे पास वो consumption होती है जो income level से relate नहीं करती। It means that if income increases, decreases or even it is zero, autonomous consumption remain the same। यानी कि ये relate नहीं करती। ये इस तरह से होती है कि हमारी इनकम अगर इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, इवन जीरो हो, यानी कि अगर कोई पर्सन ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है या उसकी इनकम बिल्कुल जीरो है या उसकी इनकम पहले से बढ़ गई है,
या पहले से कम हो गई है, तो उसका कंजम्पशन पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंजम्पशन पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल इस तरह से आपको दूँगी, अगर हम बेसिक नीड्स की बात करें, तो उसमें ये होता है कि हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि हमारी इनकम कितनी है। वो जो बेसिक नीड है, वो हमें हर हाल में वो कंप्लीट करनी होती है। क्योंकि अब देखें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखें, अगर हम खाने-पीने की अशिया को देखें, तो वो तो हमने हर हाल में परचेज़ करनी है। हम ये तो नहीं देखते ना कि हमारी इनकम ज़्यादा है या कम है, उसकी तो परचेज़ हम रखते ही हैं। क्योंकि एक अगर हम गरीब से गरीब बंदे की बात कर लें, डेली बेसिस पे उसने खाना तो हर हाल में खाना है। तो ये हमारी किस में आएगा? ऑटोनोमस कंज़म्पशन में आएगा। यहाँ पे हम जो ये देखते हैं, कांस्टेंट सी नॉट इज लिटरली द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन दैट वुड टेक प्लेस इफ इनकम वर जीरो। यानी कि जो सी नॉट है, ये हमें शो करता है कि अगर हमारी इनकम जीरो भी है, तब भी जो हमारी कंजम्पशन है वो जरूर होगी। ये हमारी कांस्टेंट रहती है। इसको हम सी बार भी कहते हैं, सी नॉट के अलावा। बट वी रियली डोंट नो व्हाट कंजम्पशन वुड बी इफ इनकम वर जीरो। हम ये नहीं जानते कि हमारी जो कंजम्पशन है, इनकम अगर जीरो भी है तो हम कितना कंज्यूम करते हैं। ग्राफिकली अगर हम देखें, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारे पास नेशनल इनकम गिविंग है, और वाई पे हमारे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन है। अब ये देखें, नेशनल इनकम को अगर हम देखें कि ये देखें, ये बिल्कुल क्या है, हमारे पास हॉरिजेंटल कर्व है। यानी कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लेकिन हमारी जो कंजम्पशन है वो कांस्टेंट होती है। ये परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व है। इंड्यूस्ड कंजम्पशन, सी वाई इंड्यूस्ड कंजम्पशन को शो करता है। इंड्यूस्ड कंजम्पशन इज द कंजम्पशन विच इज रिलेटेड विद द इनकम लेवल। ये इनकम लेवल के साथ रिलेट करती है। इट मीन्स दैट इफ इनकम इंक्रीजेस इंक्लूड कंजम्पशन इंक्रीजेस, एंड इफ इनकम डिक्रीजेस इंक्लूडेड कंजम्पशन डिक्रीजेस। अब इसका इस तरह से कहते हैं कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड कंजम्पशन होती है, ये रिलेट करती है हमारी इनकम के साथ। जब हमारी इनकम बढ़ती है, तो हमारी कंजम्पशन भी पहले से बढ़ जाती है, हम पहले से ज्यादा खर्च करते हैं। इसी तरह से जब हमारी इनकम कम होती है, तो हम पहले से कम खर्च करते हैं। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से आपको दूंगी। लेट्स सपोज हम मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हमारी इनकम अगर हमारी इनकम कम है, तो हम क्या करेंगे? कम परचेज करेंगे चीजें, क्योंकि हमारे पास इतनी हमारी पावर नहीं होती कि हम मजीद उसको चीजों को परचेज कर सके। सम टाइम ये होता है कि हम कुछ चीजें हमें पसंद आ जाती हैं, लेकिन हमारी शॉर्टेज ऑफ इनकम की वजह से हम उसे परचेज नहीं कर पाते। तो इसीलिए जब हमारी इनकम पहले से बढ़ जाती है, तो हम वो चीजें जाके परचेज कर लेते हैं। सिंपली देखें, इनकम बढ़ी, हमारी जो परचेजिंग पावर भी है बढ़ गई, तो हमारी कंजम्पशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? पहले से इंक्रीज हो जाती है। ग्राफिकली हम देखते हैं, एक्स एक्सिस पे हमारे पास इनकम गिविंग है, और वाई पे हमारे पास इंड्यूस्ड कंजम्पशन गिविंग है। अब देखें, इसका जो सी वाई यानी कि इंड्यूस्ड कंजम्पशन का कर्व अगर हम देखें, तो ये क्या है? लेफ्ट से राइटवर्ड अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हमारी कंजम्पशन भी क्या है? पहले से इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड डिटर्मिनेंट है, वो है सेविंग। सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम विच इज नॉट स्पेंड इन कंज्यूमिंग कंज्यूमर गुड्स। यानी कि सेविंग हमारे पास वो पार्ट होता है इनकम का, जिसको हम कंज्यूम यानी कि खर्च नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? सेव कर लेते हैं। फॉर सडन एक्सपेंडिचर के लिए भी, फॉर बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी, कि इन फ्यूचर के लिए भी हम सम टाइम सेव कर लेते हैं कुछ अमाउंट को। इसको हम इस तरह से भी कहते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सेविंग। यानी कि इनकम की वो ज्यादती, कि यानी कि जब हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में से कुछ, हमारी इनकम अगर ज्यादा है, तो हमने क्या किया? कंज्यूम किया है, तो उसमें से कुछ इनकम हमने क्या कर ली है? कंज्यूम नहीं की, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? सेविंग में आ जाएगी। इन अदर वर्ड्स, सेविंग इज द एक्ट ऑफ नॉट कंज्यूमिंग ऑल ऑफ वंस करंट इनकम। यानी कि जितनी भी हमारे पास करंट इनकम इस टाइम मौजूद है, उसमें उस कंप्लीट को हमने क्या किया? कंज्यूम नहीं किया है, तो वो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? सेविंग। इक्वेशन अगर हम इसकी देखें, तो हम कहते हैं सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। पहले हमने जब कंजम्पशन की देखी थी, तो हमने क्या किया था? इनकम में से जब हम सेविंग को वो माइनस करते हैं, तो रिमेनिंग जो हमारी अमाउंट बची थी, वो हमारी क्या थी? कंजम्पशन थी। जब हम सेविंग को देखेंगे, तो यानी कि इनकम में से जब हमने कंजम्पशन को माइनस किया, अब देखिए, इनकम हमारी अगर 5000 है, उसमें से 3000 हमने क्या किया? कंज्यूम कर दिया है। तो रिमेनिंग जो हमारा 2000 होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? सेविंग होगी।
सेविंग फंक्शन आर propensity टू सेव। propensity टू सेव सिमिलर है हमारे कंजम्पशन के, propensity टू कंजम्पशन के, कि ये propensity टू सेव की जब हम बात करते हैं, यानी कि कितनी हमारी इनकम थी और उसमें से कितने परसेंट हमने सेव की है। अब लेट्स सपोज कोई अमीर है आदमी, तो वो उसकी ऑलरेडी भी काफी सेविंग होती है, तो उसकी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है, तो वो क्या जाहिर बात है उसने सेविंग भी ज्यादा करनी है। और अगर कोई गरीब आदमी की अगर हम बात करें, तो उसकी जितनी भी इनकम होती है वो क्या करता है, सारी कंज्यूम कर देता है, तो उसकी कुछ भी सेविंग नहीं होती। उसको हम डिस सेविंग या नो सेविंग का नाम भी देते हैं। Schedule are a curve that show the relation between saving and disposable income at various level of income is called propensity to save। यानी कि उसकी इनकम में से कितना उसने सेव कर ली है, वो उसका क्या हो जाएगा, propensity to save हो जाएगी। It is also called saving function। It also shows the functional relationship between income and saving। क्योंकि इसको हम सेविंग फंक्शन इसलिए कहते हैं कि ये हमें रिलेशनशिप बताता है सेविंग का और इनकम का। इक्वेशन अगर हम इसकी देखें तो सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, और इन दोनों का भी अगर हम रिलेशनशिप देखें तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करते हैं। क्योंकि देखिए इनकम जब हमारी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो सेविंग है वो पहले से बढ़ जाएगी। नो वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल। अगर हम स्केड्यूल में देखें तो देखें, अगर हमारी इनकम थी पहले से 30 पे थी, तो हमारी जो कंजम्पशन है वो 50 पे आ गई, तो रिमेनिंग हमारी जो पार्ट है 20, तो हमारे क्या हो जाएगा, सेविंग में चला जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे हमने अपनी इनकम को बढ़ाया, हमारी जो सेविंग है वो भी पहले से बढ़ती चली गई है। यहाँ पे देखें -30 था, फिर हमने क्या किया है 30, तो जब हमने कंजम्पशन देखी है तो -20 सेविंग हमारी हो गई है, क्योंकि देखिए कंज्यूम हम ज्यादा कर रहे हैं, हमारी इनकम क्या है, कम है। इसी तरह से मजीद अगर हम देखें 60 को, तो हमारी जो कंजम्पशन है वो 70, तो हमारी जो सेविंग आती है वो -10 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे हम अगर सेविंग देखें तो 0 पे चली जाएगी। तो जैसे जैसे हमारी क्या है, इनकम हमने क्या किया, बढ़ाई है, कंजम्पशन जाहिर बात है बढ़ी, तो सेविंग यहाँ पे पहले नेगेटिव में थी, देन 0 हुई, देन हमारी जो पॉजिटिव में आके हमारी सेविंग इंक्रीज होती चली जा रही है, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो पहले से इंक्रीज हो रही है। Attributes of saving function. Saving function has two properties which are as follows: average propensity to save and marginal propensity to save। Average propensity to save is the percentage of saving to disposable income at any level of income। यानी कि propensity to save वही बात आ जाती है कि कितनी परसेंट इनकम में से हमने कितना सेव कर लिए। फिर हम क्या करेंगे, उसकी एवरेज निकालेंगे कि अगर हमारी इनकम इतनी है तो उसमें से कितना हमने सेव किया है। अब देखिए मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू एडवर्ड शेप्रो, एवरेज propensity to save is the ratio of saving to income for different level of income। Mathematically we can see that average propensity to save equal to saving divided by income, or average propensity to save equal to 1 minus APC। इसको हम टेबल की मदद से मैं आपको इसको ड्रा करना सिखाऊंगी। अब देखिए मैथमेटिकली हमने देखा है कि हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू जो सेव है वो क्या होती है, जब हम अपनी इन सेविंग को इनकम पे डिवाइड करते हैं, तो हमारी जो हमारे पास जो इनकम जो हमारे पास वहां पे एक इक्वेशन आएगी, यानी कि जितनी अमाउंट रिमेनिंग हमारी रह जाती है वो हमारी क्या होगी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। Marginal propensity to save is the ratio of change in saving to the change in disposable income। यानी कि मैथमेटिकली इसको देखिए कितने परसेंट हमारा सेविंग में चेंज आया है, वो चेंज किसकी वजह से आया है, इनकम की वजह से। MPS इक्वल टू चेंज इन S डिवाइडेड बाय चेंज इन Y, और MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC। अब देखिए स्केड्यूल की मदद से हम इसको देखते हैं। स्टार्ट में देखिए यहाँ पे हमारी जो कंजम्पशन है वो 30 है, लेकिन हमारी जो इनकम है वो -0 है। जो हमारी सेविंग है -30 है, क्योंकि डिस सेविंग है, हमारी इनकम हम अर्न नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या करें, कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारी जो सेविंग है वो नेगेटिव में है। सेम देखिए हमारी इनकम बढ़ी, फिर भी इतनी नहीं बढ़ रही कि हम उसको कंजम्पशन के लिए वो हमारी क्या हो पूरी उतर सके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हमारी जो सेविंग है वो माइनस में है। तो ये एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हम जितनी इनकम अर्न करते हैं उतना ही हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो 0 पे आ गया। तो अब देखिए जब हम इसके एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव फाइंड करते हैं, वो किस तरह से करते हैं, सी एस इक्वल टू वाई, अगर हम कर एस डिवाइडेड बाय वाई करें
तब भी हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर हम 1 माइनस एपीसी करें तब भी हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एस डिवाइडेड बाय वाई। अब देखें सेविंग हमारी यहाँ पे कितनी थी, -20 थी, और जो इनकम है वो 30 है। जब -20 को हमने 30 पे डिवाइड किया है तो क्या आया, -0.66। इसी तरह से हम -10 को जब 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.16। इसी तरह से जैसे जैसे हम डिवाइड करते चले जाएंगे हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगा, ये देखिए बढ़ता चले जाएगी। जब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करते हैं, यानी कि चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अब यहाँ पे देखें सेविंग में कितने का चेंज आ रहा है, 30 से 20 यानी कि 10 का चेंज आ रहा है, और जो इनकम है उसमें 30 का चेंज आ रहा है। जब 10 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.33। अब देखिए तमाम हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है यहाँ पे सब में 10-10 का चेंज है, और इनकम में देखे सब में 30-30 का चेंज है। तो इसी तरह से जो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो सेम रहेगी, लेकिन जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है वो पहले से क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ग्राफिकली हम देखते हैं, देखें यहाँ से जो कर्व है ये नेगेटिवली, क्योंकि नेगेटिव थी ना यहाँ पे सेविंग की वैल्यूज, तो हम देखते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पे हमारे पास इनकम है, वाई एक्सिस पे हमारे पास सेविंग है, और ये जो हमारे पास कर्व जा रहा है ये सेविंग का है। अब देखिए सेविंग स्टार्ट में हमारे पास -30 थी, तो इसीलिए हम ये क्या 0 से नीचे से स्टार्ट होगी। फिर सेविंग क्या हुई, पहले से बढ़ के -20 पे चली गई, -10 पे। फिर ये पॉइंट ऐसा आया है जहाँ पे हमारी सेविंग क्या है, ये देखें यहाँ पे सेविंग क्या है 0 है, और इनकम हमारी कितनी है 90, ये वाला पॉइंट। देन हमने क्या किया, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी हमारी सेविंग भी बढ़ती चली जाएगी, और फिर हम ये कहेंगे कि हमारे जो सेविंग का कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। Kinds of saving, there are two kinds of saving, autonomous saving and induced saving। autonomous saving को हम माइनस एस नॉट से भी शो करते हैं, और इंड्यूस्ड सेविंग हमारी होती है एस वाई। इक्वेशन अगर हम देखें सेविंग इक्वल टू -S0 प्लस एस वाई, यानी कि जब हम ऑटोनोमस सेविंग को और इंड्यूस्ड सेविंग को प्लस करते हैं तो उससे हमारी क्या हो जाएगी, सेविंग फाइंड हो जाएगी। Autonomous saving minus S0। Autonomous saving is the saving which is not related with the income level। यानी कि जो हमारी autonomous saving होती है वो income level से relate नहीं करती। It means that if income increases, decreases or even at zero, autonomous saving remain the same। यानी कि अगर हमारी income zero increase हो, decrease हो या zero हो, जो हमारी saving होगी उसमें कोई change नहीं आएगा। सेम देखे अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये यही शो कर रहा है, क्योंकि देखे हम जब कुछ अर्न ही नहीं कर रहे, हमारी जो इनकम है अगर वो 0 पे चली जाती है, हम सेविंग कैसे करेंगे। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये यही शो करता है जो हमारी सेविंग होगी वो डिस सेविंग होगी, और जो हम कंज्यूम करेंगे वो हम किसी से बोरो करेंगे। बोरो हमने इनकम की, उसमें से हमने कुछ क्या किया, कंज्यूम कर दिया है, और कुछ हम अगर हम सेव करना चाहते हैं तो कुछ पार्ट उसमें से हमने क्या किया, सेव कर लिए। तो इसीलिए ऑटोनोमस सेविंग को हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं कि क्योंकि हम इसमें हमारी जो सेविंग होती है वो या तो नो सेविंग होती है या डिस सेविंग, यानी कि इतनी हम सेविंग नहीं करते हैं। इंड्यूस्ड सेविंग इसको हम एस वाई से शो करते हैं। इंड्यूस्ड सेविंग इज द सेविंग विच इज रिलेटेड विद द इनकम लेवल, यानी कि ये हमारे इनकम लेवल से रिलेट करती है। इट मीन्स दैट अगर इनकम इंक्रीजेस इंड्यूस्ड सेविंग इंक्रीजेस, एंड इफ इनकम डिक्रीजेस इंड्यूस्ड सेविंग डिक्रीजेस। यानी कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी जो इंड्यूस सेविंग है वो पहले से इंक्रीज हो जाती है, जब हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो हमारी इंड्यूस सेविंग भी पहले से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब देखें अगर एक आदमी के पास ज्यादा इनकम है तो जाहिर बात है वो ज्यादा सेव करेगा, और अगर किसी के पास पहले से कम इनकम है ऑटोमेटिकली इसकी जो इंड्यूस सेविंग है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक you may ask during our LM system. Stay safe. Allah Hafiz.